नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक शब्द, दिमागी नक्सल। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपना भाषण समाप्त किया, उसके बाद से जो तीर जहां छोड़ा गया था वो तीर वहीं जाकर जो है वो लगा। और प्रतिक्रियाएं कहां से आ रही है? अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों से। तो इससे एक चीज जो है वो तय मानी जा सकती है कि जो अर्बन नक्सल थे, ये तीर वहीं लगा है। और नरेंद्र मोदी लाल किले से जब कोई कुछ बोलते हैं तो वो ऐसे ही जो है वो कुछ बोल नहीं जाते हैं। अब अगला जो एक्शन है वो अर्बन नक्सलियों पर ही होने वाला है। और ये मुझे लगता है कि अब देशवासियों को गांठ बांध लेनी चाहिए। पिछली बार लाल किले से 1 साल पहले बोला गया था घुसपैठियों के बारे में। उससे पहले कभी लाल किले की प्राचीर से घुसपैठिया शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया गया। और जब किया गया तो रिजल्ट आपके सामने है कि पश्चिम बंगाल में हालात कैसे बदले। तो अगर कोई इसको ये सोच रहा होगा कि नहीं, ये शब्द जो है वो ऐसे ही इस्तेमाल किया होगा, नहीं, बड़ा ही सोच समझकर। और यहां पर अर्बन नक्सल नहीं बोला गया, एक सिंपल सा शब्द दिया गया, दिमागी नक्सल। आखिर दिमागी नक्सल होता क्या है? तो एक नक्सलवाद जो 1967 में शुरू हुआ पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से, राजू सान्याल, कानू सान्याल और राजू मजूमदार, और एक सशस्त्र विद्रोह। अब सवाल यह उठता है कि शस्त्र किसके खिलाफ उठाए गए? और देखते ही देखते ये 200 जिलों में ये जो है वो आपकी तरफ फैल कैसे गया? तो आपको सारी कहानी जो है वो अपने आप समझ में आ जाएगी। तो एक नक्सलवाद वो था, और दूसरा नक्सलवाद वो था जैसे जेएनयू में डफली गैंग बैठी है, योगेंद्र यादव जैसे आंदोलनजीवी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार, जो लोगों को, देश की जनता को गुमराह करते हैं। अब सवाल यह भी उठेगा कि ये गुमराह क्यों करते हैं? क्योंकि इससे इनको पैसा मिलता है, इनके व्यूज बढ़ते हैं, इनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, और ये इनका घर जो है वो आराम से चलता है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं, अब आप इसको जोड़कर देखिए। क्योंकि अजीत अंजुम ने जो टिप्पणी की है, जो ट्वीट किया है, उसमें अगर आप देखोगे सोशल मीडिया पर, तो बात की है कॉकरोचों की। आप खुद सोचकर देखिए कि कॉकरोच जो है वो वास्तविक थे या वाकई में दिमागी नक्सल थे? और कॉकरोचों को दिमागी नक्सल क्यों नहीं कहना चाहिए? मुद्दा क्या था? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब सवाल यह भी था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों? क्या किसी कॉकरोच ने शिक्षा में सुधार के लिए कोई बात या कोई सुझाव जो है वो जंतर मंतर से दिया? बिल्कुल नहीं। तो क्या हुआ? सड़क के ऊपर जो है वो सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, पुलिस वालों के ऊपर जो है वो पत्थर फेंके गए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ को मां बहन की गालियां दी गई। तो आप इसको क्या कहोगे? आप बुद्धिजीवी तो नहीं कह सकते, आप इसको जो है वो अर्बन नक्सली या जो है वो दिमागी नक्सली ही कहोगे, जो अपने ही घर का, अपने ही देश का नुकसान करे और वहां से ये कहे कि वो नेपाल बना देंगे। तो किसको क्या मिला, किसको क्या फायदा हुआ? सवाल तो वहीं का वहीं खड़ा है। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से किसी का कोई फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह जो है वो हम बहुत बार इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं उसके बाद विपक्ष। यहां पर जो है वो अजीत अंजुम ने विपक्ष की भी बात की। तो विपक्ष का चेहरा अजीत अंजुम के सामने उसी वक्त जो है वो, अब देखा या नहीं देखा, वो अजीत अंजुम पे है। क्योंकि अजीत अंजुम पे भी आएंगे, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी के इंदिरा भवन पे वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी चिढ़ जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे की असहज स्थिति हो जाए और राहुल गांधी घूरते हुए नजर आए, तो आप उसको दिमागी नक्सल तो क्या कहोगे? वंदे मातरम इस देश का राष्ट्रगीत है, और राष्ट्रगीत है। जब इसको राष्ट्रगीत की घोषणा की गई तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब इसको सार्वजनिक समारोह के लिए एक कानून बनाया गया है, इसको लागू किया गया है।
तो आप स्थिति देख लीजिए विपक्ष की क्या है। विपक्ष को सत्ता से सवाल पूछना दिमागी नक्सल नहीं होता। आप सत्ता की आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि हम भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कड़े फैसलों की आलोचना करते हैं, जिसमें चाहे यूजीसी हो, चाहे विपक्ष के दबाव में आकर जो है वो कई बार समझौता करना हो, सीजेपी के सामने झुक जाना हो, और बीजेपी के आईटी सेल का लगातार फैलाना हो, जिसकी पूरी जिम्मेवारी अमित मालवीय की बनती है। तो हम भी जो है वो घेरते हैं, हम भी सवाल पूछते हैं, हम भी जो है वो कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन जब यही विपक्ष जो है वो देशद्रोही जैसी बातें करने लग जाए, आप राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष होकर विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र के बचाने की गुहार लगाए, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी समझ कितनी है। भारत की विदेश नीति का बड़े मंच से जो है वो मजाक उड़ाए, ये विपक्ष नहीं है, ये दिमागी नक्सल की जो है वो निशानियां है। तो ऐसे में विपक्ष के बारे में इस तरीके की बात करना, मुझे लगता है कि आज के दिन जो है वो गलत होगा, जब एक तरफ लाल किले से और दूसरी तरफ इंदिरा भवन से जो फुटेज आए, वो दोनों में रात दिन का फर्क है। तीसरा आता है पत्रकार, जो अपने आप को स्वघोषित स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं। यही अजीत अंजुम, मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाया था, ये सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए बैटिंग करता हुआ दिखाई देता है। और कैसे करता है आप देखिए। सबसे ज्यादा अगर कोई हिंदू मुसलमान से जुड़ा हुआ अगर कोई बात करता है तो उसका नाम है अजीत अंजुम। अजीत अंजुम कहां जाता है? राजस्थान के विधानसभा चुनाव होते हैं तो अलवर की तिजारा सीट में, और वहां जाकर जबरदस्ती जो है वो किसानों से धार्मिक धर्म से संबंधित जो है वो सवाल पूछता है, क्योंकि इसको जो है वो धार्मिक सांप्रदायिकता, मुस्लिम तुष्टीकरण ज्यादा पसंद है। ये रायबरेली जाता है, ये अमेठी जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी नीयत में क्या है। तो आप इसको क्या कहोगे? दिमागी नक्सली तो कहोगे। योगेंद्र यादव किसान आंदोलन का भी जो है वो ज्ञाता है कि किसानों के साथ क्या गलत है, क्या सही है, शिक्षा का वो जानकार है, कॉकरोचों वाला जो है वो सब कुछ जानता है। आप उसकी भूमिका क्या है? 2 कौड़ी का बंदा जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी दिमागी नक्सल की उपज के तहत जो है वो लोगों को भ्रमित करता है। इससे ज्यादा जो है वो उसकी कोई अहमियत इस देश में अब रही नहीं है। तो इसलिए दिमागी नक्सल, और यहां पर एक और मैं बात इसके साथ जोड़कर, क्योंकि मामला जो है वो जेपीसी में है एफसीआरए का, लेकिन एफसीआरए आएगा, और कई लोग जो है वो इसको लेकर अभी इस वक्त जो है वो चर्चा भी कर रहे हैं। हां, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त फंसी हुई थी। सीजेपी के जो आंदोलन था उसमें जो स्थिति बनी, उसके बाद असहज स्थिति में थी, उस स्थिति को टालना जरूरी था। तो अब भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है वो बिल्कुल गुस्से में है, नाराज है। क्यों है? क्योंकि एफसीआरए को जेपीसी में क्यों भेजा गया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कुछ ऐसे बिल जो है वो सरकार को पास करने हैं जिसमें 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है, और 2/3 मेजोरिटी के लिए भारतीय जनता पार्टी जिन दलों के संपर्क में है, अब उनको अपने साथ विश्वास में लेकर आगे बढ़ना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है। चाहे वो डिलिमिटेशन हो, इसके अलावा 1 नेशन 1 इलेक्शन का मामला हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का जो है वो मामला हो, ऐसे बहुत सारे ऐसे कानून है। तो एफसीआरए जिसको साधारण बहुमत की जरूरत थी वो पास हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया, जेपीसी में भेजा गया है। अब जेपीसी में जो है वो ये चर्चा का विषय बनेगा, और ये एफसीआरए जो है वो इन्हीं दिमागी जो नक्सल है उनकी कमर तोड़ने वाला कानून है। अब इसमें वो सारी संस्थाएं आ जाती है जो शिक्षा में, स्वास्थ्य के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर विदेशों से फंडिंग होती है, और फिर देश में जो है वो धड़ल्ले से धर्मांतरण का कारोबार खुले पे चलता है। और सरकार की कमजोरी यह है कि सरकार जो है वो इसको ट्रैक करने में विफल हो जाती है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के खाते में अगर 5 लाख 10 लाख रुपए अचानक से आ जाए तो इनकम टैक्स वालों का फोन आ जाता है। लेकिन यहां करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होता है, और उसकी कुछ घटनाएं, कुछ तारीखें जो है वो इस तरीके से होती है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन फिर भी जो है वो सरकार जागती नहीं है। तो यहां पर सरकार का फेल्योर है, मैं मानता हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी का ये जो शब्द था दिमागी नक्सल, इसको मुझे लगता है कि किसी को सहज में नहीं लेना चाहिए। ये कई लोगों को जो है वो असहज करने वाला है,
और विपक्ष और इस तरीके अजीत अंजुम जैसे जो पत्रकार है वो इसमें कूद पड़े हैं। इसी से आपको जो है वो अंदाजा लग जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।